नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे प्लेटफॉर्म सारथी लर्निंग हब पर। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने जो है कि जो रिजर्वेशन प्रोविजन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसको इंग्लिश में कवर किया था। नाउ इस वीडियो में हम जो है कि इस प्रोविजन को, भारतीय संविधान में आरक्षण का जो प्रावधान है, इसको हिंदी में देखेंगे। और ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए खास तौर पे जो 71 बीपीएससी मेंस का पेपर देने वाले हैं, उनके लिए जो है कि इसको लाया गया है। साथ ही में आप सभी को पता होगा कि 71 बीपीएससी का प्रोविजनल आंसर की ऑलरेडी आ चुका है। कट ऑफ को हमने प्रिडिक्ट किया था 78 नंबर के आसपास, ठीक है। ये जो है कि घट के 75 के आसपास भी जाने वाला था। तो जिन बच्चों का इसके आसपास आ रहा है, वो जो है कि मेंस का प्रिपरेशन आँख बंद करके स्टार्ट कर दें। हमारे चैनल से जुड़ जाएँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से आपको जो है कि फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना किसी पैसे का पूरा मेंस के सिलेबस को कॉम्प्रिहेंसिव वे में प्रिपेयर करवाया जाएगा। और साथ ही में फ्री में जो है कि इसके पीडीएफ्स हमारे टेलीग्राम, साथ ही में हमारे व्हाट्सएप चैनल पे आपको जो है कि प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप हमारे टेलीग्राम और साथ ही में जो है कि हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक हम आपको जो है कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देख लेते हैं भारतीय संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान है, ये किस तरीके से है, और इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है 71 बीपीएससी के, तो किस तरीके से हम जो है कि इसको डील कर सकते हैं, साथ ही में इससे इसका लाभ उठा के किसी आंसर में इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ जो है कि हमारा दिया गया है इस क्वेश्चन का इंट्रो। क्या इस क्वेश्चन का इंट्रो यहाँ दिया गया है, और इंट्रो और कंक्लूजन आपके पास किसी भी क्वेश्चन का पहले से प्रिपेयर होना चाहिए। इसमें लिखा गया है, भारत में आरक्षण केवल एक नीति नहीं है, बल्कि एक संवैधानिक जनादेश है। अनुच्छेद 15, 14, 15, 16 सहित अन्य अनुच्छेदों में निहित यह प्रावधान सकारात्मक कार्रवाई के लिए एक ढांचा प्रदान करते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है हमारा, ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों के लिए अवसर की समानता और साथ ही में क्या हमारा सामाजिक समावेश सुनिश्चित करना। इन प्रावधानों पर बहस और इनका विकास भारत के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य की आधारशिला है। ये आपके पास क्या है, एक अच्छा खासा इंट्रो है, जिसको जो है कि आप अपने क्वेश्चन में अपने अकॉर्डिंग जो है कि मॉड्यूलेट करके यूज कर सकते। नाउ अब सपोज कीजिए कि आपके क्वेश्चन में, अगर पेपर में ये क्वेश्चन जो है कि 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, और यही क्वेश्चन जो है कि आपको 7 नंबर में भी पूछा जा सकता है, और यही क्वेश्चन जो है कि आपको 38 नंबर में भी पूछा जा सकता है। तो इन दोनों सिचुएशन में अगर पेपर में क्वेश्चन जो है कि आपको कम नंबर में पूछा जाता है, तो इस कंडीशन में आपका कितना लिखना है, साथ ही में अगर ज़्यादा नंबर का पूछा जाता है, तो इस कंडीशन में आपको कितना लिखना है, इसके बारे में थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं हम लोग। देखिए, अगर ये सपोज कीजिए 7 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो आपने यहाँ से इंट्रो थोड़ा-सा अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूलेट करके लिख लिया। इसके बाद से आपका क्या होगा, थोड़ा-सा आप ऐतिहासिक संदर्भ को दिखाएँगे। इसको दिखाने का तरीका क्या होगा कि आप इस तरीके से सर्किल बनाएँगे। इसमें बताएँगे कि स्वतंत्रता पूर्व का जो युग था, इसमें किस तरीके से हमारा रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट जो है कि इमर्ज हुआ। तो इसमें बताएँगे कि जो हमारी क्या थी, जटिल जाति व्यवस्था थी, यहाँ पे कठोर लिख दिया गया है, तो आप इसको क्या कर लीजिएगा, जटिल कर लीजिएगा, ठीक है? जटिल जाति व्यवस्था, ठीक है, जटिल जातीय व्यवस्था। उदाहरण के लिए क्या बताया मैंने कि अछूतता का सामना कर रहे दलितों, जैसे कि क्या हमारे जो दलित थे, वहां पे क्या उनके साथ अछूत का समान व्यवहार किया जाता था। साथ ही में मैंने यहाँ पे लिखा है कि ऐसी संरचनाओं को खत्म करने के लिए आरक्षण की आवश्यकता को उचित ठहराया गया है। नेक्स्ट वन देख लेते हैं, क्या है संविधान सभा में बहस। इसमें क्या था कि अंबेडकर जैसे निर्माताओं ने हाशिए पर रहने वाले समुदायों के प्रतिनिधित्व की सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की क्या की थी, वकालत की थी। भारत के एक नए युग के आधारशिला के रूप में समावेश पर जोर दिया। आरक्षण का उद्देश्य की जब बारे में बात करते हैं, तो क्या है इसका उद्देश्य, सामाजिक न्याय को स्थापित करना। सामाजिक न्याय में क्या है कि सदियों से चले आ रहे भेदभाव, जैसे संसाधनों, अवसरों तक असमान पहुंच को दूर करने का उद्देश्य क्या था, रिजर्वेशन का उद्देश्य था। अवसर की समानता को स्थापित करना आरक्षण का उद्देश्य था। इसमें क्या है कि हाशिए पर रहने वाले समूहों को निष्पक्ष रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम बनाना क्या था, हमारे रिजर्वेशन का जो हमारा जो क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन मतलब जो हमारा आरक्षण है, इसका एम था। जैसे क्या हमारा शिक्षा हो गया, नौकरियां हो गई, साथ ही तक इन सब चीजों में इनकी पहुंच को सुनिश्चित करना हमारे रिजर्वेशन का उद्देश्य था। सामाजिक समावेश को स्थापित करना भी रिजर्वेशन का उद्देश्य था, मतलब कि हाशिए पर रहने वाले समूहों को समाज की मुख्य धारा में लाना, जैसे शासन में भागीदारी। संवैधानिक जनादेश देख लेते हैं, क्या है, आरक्षण केवल एक नीति नहीं थी, यह ऐतिहासिक उत्पीड़न के कारण निरंतर भेदभाव, जैसे कि अस्थायी उपायों के विपरीत के खिलाफ एक सुरक्षा बन गई।
जैसे कि जो हमारा ऐतिहासिक उत्पीड़न हो रहा था ना, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए रिजर्वेशन क्या एक तरीके से हथियार था लोगों के हाथों में। इसमें देख लेते हैं जो हमारे प्रारंभिक लाभार्थी थे इसके रिजर्वेशन के कौन कौन थे, हमारे एससी कैटेगरी थे, साथ ही में क्या थे, एसटी थे। बाद में जो है कि मंडल आयोग के द्वारा ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया गया सिफारिशों के आधार पे। अब इसमें थोड़ा संवैधानिक प्रावधान देख लेते हैं कि क्या-क्या प्रावधान जो है कि हमारे संविधान के अंदर दिए गए हैं। इसको अगेन जो है कि आप इस तरीके से बॉक्स बना के संवैधानिक प्रावधान लिख के इस तरीके से 4, 5, 6, 7 जो भी आर्टिकल्स आपको याद है पेपर में, ठीक है, उनको लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, आपका नंबर बूस्ट हो जाएगा। तो मुख्य अनुच्छेद देख लेते हैं, इसमें क्या है, अनुच्छेद 14, ठीक है। अनुच्छेद 14 में क्या है, समानता की गारंटी देता है, लेकिन असमानताओं को दूर करने के लिए उचित वर्गीकरण, ठीक है, यहाँ क्लियर मेंशन है उचित वर्गीकरण, जैसे आरक्षण की अनुमति देता है। उदाहरण के लिए क्या है, कानून के समक्ष सभी समान है, लेकिन राज्य वंचित वर्गों के उत्थान के लिए प्रावधान कर सकता है। ये हमारा आर्टिकल 14 का आंसर मेंशन है, जो कि हमारा रिजर्वेशन के एक तरीके से कॉन्सेप्ट को जो है कि आधार देता है। अनुच्छेद 15 देख लेते हैं, इसमें क्या है, भेदभाव को प्रतिबंधित करता है, लेकिन वंचित समूहों जैसे महिलाओं, बच्चों और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए विशेष प्रावधानों की अनुमति देता है, जैसे लड़कियों के लिए विशेष शैक्षणिक संस्थानों की अनुमति देना। अब इसमें जो नेक्स्ट हमारा आर्टिकल क्या है, अनुच्छेद 16 देख लेते हैं। इसमें क्या है, सार्वजनिक और रोजगार में समान अवसर सुनिश्चित करता है, लेकिन आरक्षण की अनुमति देता है, कैसे, उदाहरण के तौर पे क्या है, अनुसूचित जाति जनजाति के उम्मीदवारों के लिए नामित सरकारी नौकरियों के अवसर। अनुच्छेद 46 भी हमारा क्या है, एक तरीके से जो हमारा संवैधानिक आधार है आरक्षण का। इसमें क्या कहा गया है कि राज्य को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की रक्षा करने का निर्देश देता है, उदाहरण के लिए छात्रवृत्ति या विशेष प्रशिक्षण संस्थानों के लिए धन। अनुच्छेद 330 हो गया, साथ ही 332 हो गया, ये भी हमारा क्या है, संवैधानिक आधार प्रदान करता है आरक्षण को। अनुच्छेद 35 में भी रिजर्वेशन मेंशन है, किस तरीके से, कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दावों को मान्यता देता है, हमारा 335। अनुच्छेद 340 देख लेते हैं, क्या है, पिछड़े वर्गों की स्थिति की जांच के लिए एक आयोग प्रदान करता है, जिसके आधार पर क्या हमारा मंडल आयोग का गठन हुआ था। अब इसमें देख लेते हैं हम थोड़ा लाभार्थी और कौन-कौन सी इसकी श्रेणियां हैं। तो इसके लाभार्थी की बात करते हैं तो कौन-कौन से हमारे एससी हैं, एससी कास्ट के लोग हैं, एसटी कास्ट के लोग हैं। इनकी परिभाषा देख लेते हैं, इनकी परिभाषा क्या है, तो आधिकारिक तौर पर सूचीबद्ध समूह जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा परिभाषित चरम सामाजिक, आर्थिक पिछड़ेपन और सांस्कृतिक अंतर का सामना कर रहे हैं। इनको रिकॉग्नाइज किसके द्वारा किया जाता है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा इनको रिकॉग्नाइज किया जाता है। अधिसूचना की बात करते हैं तो क्या है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची समय के साथ सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों के आधार पर परिवर्धन और संशोधन के साथ विकसित हुई है। समर्थन की बात करते हैं तो क्या है, इन्हें उन्हें आरक्षण कोटा, विशेष वित्तीय अनुदान और कानूनी सुरक्षा जैसे संवैधानिक समर्थन प्राप्त है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, जो लाभार्थी हैं आरक्षण के रिजर्वेशन के, क्या है, अन्य पिछड़ा वर्ग है, जिसको जो कि ओबीसी के नाम से जाना जाता है। इसके विकास की बात करते हैं तो क्या हमारा मंडल आयोग की रिपोर्ट के कारण केंद्र सरकार की नौकरियों में, ठीक है, शिक्षा में ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया गया, ठीक है, नौकरियों में और साथ ही में क्या, शिक्षा में ओबीसी आरक्षण को लागू किया गया था। मंडल आयोग देख लेते हैं, इस आयोग ने ओबीसी के लिए आरक्षण के लिए कुछ मानदंडों के आधार पर सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों की पहचान की थी। चुनौतियां क्या क्या है इसमें, कि ओबीसी को परिभाषित करना क्या है, बहुत ही मुश्किल है और विवादास्पद है। इससे राजनीतिक पैंतरेबाजी और अदालती मामले सामने आते रहते हैं। जैसे कि आप सभी को पता होगा, कोर्ट में कोई ना कोई केस चला जाता है जो हमारा ओबीसी रिजर्वेशन से रिलेटेड होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जो है कि गवर्नमेंट को बोला कि जो हमारा क्रीमी लेयर वाला क्राइटेरिया है उसको रीडिफाइन कीजिए आप। मानदंड देख लेते हैं, इसमें मानदंड क्या है इनका, कि सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन जैसे जाति आधारित व्यवसाय और कम साक्षरता शामिल है। इसके आधार पे क्या होता है, हमारा ओबीसी में रिजर्वेशन मिलता है। अब नेक्स्ट हमारा जो समुदाय है जिसको रिजर्वेशन का फायदा होता है, ये क्या है, हमारा ईडब्ल्यूएस है, जिसको जो है कि 103वें संविधान संशोधन के द्वारा 10% आरक्षण दिया गया था, जो कि किसी अन्य श्रेणी के अंतर्गत नहीं आते और आय आधारित मानदंडों को पूरा करते हैं। मतलब कि ये रिजर्वेशन जो दिया गया था, ये क्या था, टोटली आय बेस्ड था। मतलब कि जिनका जो है कि आय एक निश्चित सीमा से कम था, उनको जो है कि इस आरक्षण का फायदा दिया गया। ईडब्ल्यूएस की स्थिति देख लेते हैं, क्या है, पारिवारिक आय और संपत्ति जैसे आवासीय संपत्ति पर आधारित है हमारा।
मुद्दे देख लेते हैं इसमें क्या है, इसकी परिभाषा और कार्यान्वयन में सामाजिक पिछड़ेपन को संबोधित नहीं करने के लिए इसकी आलोचना की गई है। मतलब कि इसमें क्या है ना, जो सामाजिक पिछड़ापन है उसको जो है कि इंक्लूड नहीं किया गया, इसमें बस क्या आर्थिक पिछड़ेपन को आधार बना के इस रिजर्वेशन को दिया जाता है। अब थोड़ा-सा हम देख लेते हैं कि जो हमारा रिजर्वेशन दिया जाता है एससी, एसटी को, ओबीसी को और ईडब्ल्यूएच को, इनमें थोड़ा-सा क्या डिफरेंस है। तो क्या है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को मुख्य रूप से ऐतिहासिक भेदभाव और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण आरक्षण मिलता है, जबकि ओबीसी आरक्षण सामाजिक और साथ में क्या हमारा आर्थिक पिछड़ेपन दोनों पर आधारित है, जबकि ईडब्ल्यूएस हमारा जो है कि आर्थिक पिछड़ेपन पर आधारित है, जो विभिन्न मानदंडों को प्रदर्शित करता है। मतलब आपको ये क्लियर होना चाहिए कि किस समुदाय को किस बेसिस पे हमारा आरक्षण मिला हुआ है संविधान में। तो हमारा जो है एसटी और एससी है, इनको किस आधार पर मिला है? ऐतिहासिक भेदभाव और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण। जब हम बात करते हैं ओबीसी को, तो किस पे मिला है? सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के कारण। जब ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं तो क्या हमारा आर्थिक पिछड़ेपन के कारण जो है कि इनको आरक्षण मिला है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, हमारा क्या है कि क्या कार्यान्वयन में जो है कि इनकी चुनौतियां कौन कौन सी आती है इनके इम्प्लीमेंटेशन में। तो फर्स्ट वन क्या, हमारा राज्य और केंद्रीय नीतियां देख लेते हैं। इसमें कार्यान्वयन में देख लेते हैं क्या है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें सरकारी नौकरियों, शिक्षा, स्थानीय निकाय चुनाव में आरक्षण नीतियों को लागू करती है। उदाहरण के तौर पर देखते हैं कि हमारा केंद्र सरकार केंद्रीय विश्वविद्यालय और नौकरियों के लिए आरक्षण मानदंड निर्धारित करती है, जबकि राज्यों के पास राज्य स्तरीय संस्थानों और सेवाओं के लिए अपने नियम है। क्लियर कट यहाँ लिखा हुआ है तो कोई समझाने की ज्यादा बात है नहीं, तो आप इसको जो है कि उसमें अपने आंसर में मेंशन कर सकते हैं कि क्या क्या चुनौतियां आती है रिजर्वेशन को लेके। जब विविधताएं की बात करते हैं तो क्या हमारा आरक्षण प्रतिशत राज्यों में काफी भिन्न है। जैसे कि तमिलनाडु में क्या हमारा है परसेंटेज 60% है, जबकि जो मैक्सिमम हमारे स्टेट्स है वहाँ पे क्या हमारा 50% की सीमा का पालन किया जाता है। अब इसमें क्या है, इसमें क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ओबीसी में, इसको देख लेते हैं। यह अवधारणा कुछ अच्छी तरह से ओबीसी व्यक्तियों जैसे कि आय और स्थिति के आधार पर को आरक्षण लाभों से बाहर करती है, ताकि सबसे वंचित को लाभ मिल सके। उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने यहाँ ऐड किया है, क्या उच्च वार्षिक आय या सरकारी सेवाओं में उच्च रैंक वाले ओबीसी उम्मीदवारों को इस आरक्षण का फायदा नहीं मिलता है। अब कुछ देख लेते हैं कि हमारा जो आरक्षण को लेके जो न्यायिक समीक्षा, कुछ कुछ जुडिशियल रिव्यू वगैरह के केसेस होते हैं, इसमें देख लेते हैं। तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का एक केस हुआ था जो हमारा ओबीसी रिजर्वेशन से संबंधित था। इसमें क्या हुआ कि ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा गया, लेकिन 50% की सीमा तय की गई और क्रीमी लेयर की शुरुआत की गई इसके द्वारा। एम आर बालाजी बनाम मैसूर राज्य में क्या था कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की सीमा से अधिक आरक्षण को रद्द कर दिया। साथ ही में क्या न्याय के आकार देना, इसमें देख लेते हैं क्या है कि न्यायपालिका कार्यान्वयन की व्याख्या करती है और उसे संशोधित करती है, जैसे कि यह सुनिश्चित करना कि यह समानता सिद्धांतों का पालन करता है और आरक्षित सीटें व्यतीत नहीं होती। अब 50% सीमा जो है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको लगाया गया, इसको भी ऐड कर सकते हैं आंसर में। अब इसमें देख लेते हैं कुछ और चीजों को कि क्या-क्या मुद्दे हैं और साथ ही में क्या चुनौतियां हैं रिजर्वेशन से रिलेटेड। तो इसमें क्या है, अगर प्रभावशाली बहस की बात करें तो लोगों के बीच में इस चीज को लेके विवाद होता रहता है, बहस होती रहती है कि इस बारे में एक सतत बहस है कि क्या आरक्षण वास्तव में असमानताओं को खत्म करने में प्रभावी है। कुछ का तर्क है कि यह पर्याप्त नहीं है, जबकि अन्य को डर है कि यह जातिगत पहचान को कायम रखता है। नेक्स्ट वन क्या हमारा, पिछड़ापन को परिभाषित करना। पिछड़ापन को परिभाषित करना और वर्गीकृत करना मुश्किल और विवादित है, जिसमें राजनीतिक और आर्थिक विचार प्रक्रिया को धूमिल करते हैं। गुणवत्ता की चिंताएं भी है इसको लेके, साथ ही में समय पर कार्यान्वयन का भी इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। जैसे कि विलंबित भर्ती और जागरूकता की कमी आरक्षित रिक्तियों को प्रभावी ढंग से भरने में बाधा डालती है, इससे अपूर्ण पदों की संख्या बढ़ जाती है। वोट बैंक की राजनीति होती है रिजर्वेशन को लेके, जानते हैं कि बिहार में खासतौर पे क्या है, रिजर्वेशन एक तरीके से हॉट टॉपिक है। इसको लेके सभी पार्टियां अपनी जो है कि रोटियां सेकने का काम करती हैं। आरक्षण से परे कुछ और चीजों को यहाँ ऐड किया गया है, जैसे कि शिक्षा, कौशल प्रशिक्षण और स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से समग्र सशक्तिकरण को बढ़ाने और आरक्षण से आगे बढ़ने की आवश्यकता पर सहमति बन रही है लोगों के बीच में। अब थोड़ा-सा यहाँ हम देख लेते हैं जो वर्तमान परिदृश्य क्या है आरक्षण को लेके और साथ ही में आगे की क्या क्या-क्या है। और साथ ही में इसको अगर अपने आंसर में आप इंक्लूड करते हैं तो आपका मार्क नंबर जो है कि सीधा का सीधा क्या होगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसमें फर्स्ट वन क्या है, हमारा समकालीन प्रासंगिकता देख लेते हैं क्या है। भारत में आरक्षण लगातार सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को दूर करने में प्रासंगिक बना हुआ है। हालांकि इसकी प्रभावकारिता पर लगातार सवाल उठाए जाते हैं।
बदलती गतिशीलता देख लेते हैं किस तरीके से जो है कि डायनेमिक वे में आरक्षण का कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है। तो वैश्वीकरण और साथ ही में आर्थिक उदारीकरण ने आरक्षण नीतियों को प्रभावित किया है, जिससे कौशल वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करते हुए आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की रोजगार क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता पर बहस बढ़ रही है। भविष्य की दशाओं की बात कर लेते हैं कि रिजर्वेशन को लेके भविष्य की क्या-क्या दशाएं हैं, तो सुधार की बात कर लेते हैं यहाँ पे। कुछ लोग आरक्षण में चरणबद्ध क्रम का प्रस्ताव करते हैं, इसे सामाजिक और आर्थिक प्रगति से जोड़ते हैं ताकि उन लोगों को अवसर प्रदान किए जा सके जिन्हें आरक्षण से लाभ मिला है। अब इसमें हम एक समग्र दृष्टिकोण की बात करें तो क्या है इसमें कि वास्तविक सशक्तिकरण के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और कौशल निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना और साथ ही में कोटा आधारित दृष्टिकोण से परे जाना ये आवश्यक है, जो हमारा करंट का सिनेरियो है। वैकल्पिक रणनीति की बात करें तो क्या हमारा सकारात्मक कार्रवाई, कौशल विकास कार्यक्रम और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा महत्वपूर्ण पूरक तंत्र है रिजर्वेशन की जगह पर। आवधिक समीक्षा की बात करें तो क्या हमारा वास्तविक प्रभाव, प्रभावशीलता और परिवर्तन की आवश्यकता के संदर्भ में आरक्षण नीति की निरंतर निगरानी और मूल्यांकन की आवश्यकता है। ये हमारा वहां पे आप ऐड कर सकते हैं आंसर में। अब हमारा क्या है निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष क्या है इसमें लिख सकते हैं आपकी भारतीय संविधान में आरक्षण सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया एक जटिल उपकरण है, जिसमें नेक इरादे हैं, जबकि इसने सशक्तिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रभावी कार्यान्वयन, चल रही बहसों और बदलती सामाजिक गतिशीलता जैसी चुनौतियों के लिए वास्तव में एक समान समाज के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर पुनर्मूल्यांकन और सुधारात्मक कार्यों की आवश्यकता है। यह स्पष्ट है कि आरक्षण के साथ साथ समग्र उत्थान पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुआयामी दृष्टिकोण के आगे का रास्ता है। यह आप जो है कि अपने क्वेश्चन में इसमें डाल सकते हैं इंट्रो के पार्ट में, सॉरी निष्कर्ष के पार्ट में, जो कि आपका निष्कर्ष थोड़ा बड़ा है तो आप इसको थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग छोटा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है कि हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है कि इसको कवर कर लिया। अब नेक्स्ट हमारा टारगेट क्या है कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो है कि जो भी हमारा अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी हमारा अमेंडमेंट का प्रोसेस होता है उस पे जो है कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। तो आप लोग को अगर वीडियो का ये सीरीज अच्छा लग रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही में इसका पीडीएफ आपको हमारे चैनल के टेलीग्राम पे और साथ ही पे व्हाट्सएप पे मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड करके आराम से पढ़ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।